स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात इस दौरान उपचुनावों को लेकर भी करेंगे और जिला कांगड़ा के देहरा में पहले ही बगावती सुर उठ गए हैं। ये हालांकि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे ही टिकट बदला गया, क्योंकि डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में था और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को क्योंकि टिकट दे दिया गया है, कमलेश ठाकुर को, और उसके बाद चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म हो गई है। लेकिन इसी बीच बड़ा ऐलान जो डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से किया गया है, इस पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं और इस ऐलान के बाद परिस्थितियां किस तरह की बनने वाली है ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, दूसरी बड़ी बात नाहन को लेकर करेंगे, क्योंकि आज यहां पर भी बवाल काफी बड़ा हो गया है और किस वजह से हुआ है, ये सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन के लोग आखिरकार इतने ज्यादा परेशान और रोष में क्यों आ गए हैं, ये जानकारी भी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात एनटीटी भर्ती को लेकर करेंगे, क्योंकि कुछ एक मापदंड इसके लिए तय किए गए हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी बात पिछले कल सामने आई थी, पिछले कल की कैबिनेट बैठक में ही, क्योंकि इस भर्ती को लेकर मंजूरी मिली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आंगनबाड़ी वर्कर्स इच्छुक हैं इस भर्ती में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए, और अगर इच्छुक नहीं है तो किस वजह से नहीं है, ये बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो 15,000 के करीब महिलाएं इस भर्ती का इंतजार कर रही थी, फिलहाल उनकी ओर से किस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आई हैं, तो ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहले ही ये पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था कि पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल आज से सक्रिय रहने वाला है और देखा भी जा सकता है इस वक्त बारिश का सिलसिला शिमला सिटी में जारी है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो रही है और गर्मी से काफी लोगों को राहत मिली है। मौसम से जुड़ी ये अपडेट है, क्योंकि अभी 21 जून तक मौसम इसी तरह से खराब बना रहेगा, यानी कि बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे लेक्चरर स्कूल न्यू की अपडेट को लेकर, क्योंकि लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री की परीक्षा ली गई थी और इसके लिए आंसर की देखिए जारी कर दी गई है। ये जो आंसर की जारी हुई है ये लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं और तकरीबन 5 दिन का समय भी अभ्यर्थियों को दिया गया है। ये ऑब्जेक्शंस बिल्कुल दे सकते हैं और प्रति प्रश्न के हिसाब से 100 रुपए फीस इनसे ली जाएगी। जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल होगी और ऑनलाइन तौर पर ही ये फीस जमा करवा सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो एक छोटी सी अपडेट जो कि लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री की परीक्षा से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात बीएड को लेकर जो प्रवेश परीक्षा अगले कल होने वाली है वो भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये प्रवेश परीक्षा हो रही है। तकरीबन 11,000 के करीब छात्र इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्रवेश परीक्षा के लिए और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ही 6 सेंटर्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हर जिला में यूं तो परीक्षा केंद्र तैयार हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा राहत दी जा रही है। प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो सेंटर तैयार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उसकी होती है। तो अगले कल ये भी परीक्षा होगी और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बीए एलएलबी की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से ये भी वेबसाइट पर जानकारी डाल दी गई है। तकरीबन 5 छात्र हैं जिन्हें लेकर इसमें मेरिट लिस्ट जारी हुई है। अब सब्सिडाइज सीट्स और नॉन सब्सिडाइज सीट्स को लेकर भी आपको अपडेट दे देते हैं। सब्सिडाइज सीटों के लिए छात्रों को 36,790 फीस देनी होगी और नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए 54,140 रुपए फीस चुकानी होगी। हालांकि कुल 107 छात्रों को लेकर यहाँ ये मेरिट लिस्ट तैयार होनी थी, लेकिन 5 का ही इसमें चयन हो पाया है। तो सब्सिडाइज सीट्स और नॉन सब्सिडाइज सीट्स को लेकर भी हम आपको अपडेट दे ही चुके हैं। यदि फीस जमा करवाने में किसी भी छात्र की ओर से देरी की जाती है, विशेष तौर से मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, तो अगले छात्र को ये सीट फिर अलॉट कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी बेहद परेशान हैं और परेशानी का कारण ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक इनके लिए बहाल नहीं की गई है। अब देखिए, उम्मीद लगाकर ये बैठे थे कि लोकसभा चुनावों के दौरान क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो जैसे ही ये हटेगा ओपीएस इनके लिए बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जब ऐसा होता हुआ इन्हें नजर नहीं आया तो आज बड़ी बैठक इनकी ओर से बुलाई गई थी और पदाधिकारियों की ओर से जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उन्होंने ये तय किया है कि जल्दी ही फिर आंदोलन करेंगे अगर ओपीएस इनके लिए बहाल नहीं होती है। और साथ ही साथ एक
सुझाव इनकी ओर से सरकार को यह भी दिया गया है कि जल्दी अगर ओपीएस बहाल नहीं होगी तो इससे प्रशासनिक दिक्कतें ही बढ़ेंगी, क्योंकि जब भी ओपीएस बहाल करनी होगी तो बैक डेट से ही इन्हें लाभ देना होगा। अब इसके बाद सरकार ओपीएस बहाल इनके लिए करती है या नहीं देखना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 3 बार ऐलान किया गया, लेकिन ऐलान करने के बाद ये धरातल पर देखिए उनका ये फैसला उतर नहीं पाया है। ओपीएस अभी तक बहाल हुई नहीं है, इंतजार में ही बिजली बोर्ड के कर्मचारी बने हुए हैं। दूसरी शिकायत इन कर्मचारियों की ओर से यह भी की जा रही है कि स्टाफ की कमी है बिजली बोर्ड में और इस वजह से दबाव है कार्यरत कर्मचारियों पर। 7 के करीब मौतें हो गई हैं और 48 से 72 घंटों के करीब इन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। निरंतर इन्हें अपनी सेवाएं 72 घंटे तक भी देनी पड़ रही है क्योंकि अभाव है कर्मचारियों का। इससे पहले 2023 में सर्विस कमेटी की जब बैठक हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि 1030 के करीब पद भरे जाएंगे। तो आखिरकार ये सरकार कब पूरा करने वाली है, यानी कि इस मांग को इनकी कब पूरा करेगी? और जब तो मांग पर मंजूरी मिल गई हो तो उसके बाद इतनी ज्यादा देरी बरतना सही नहीं है। इस पर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की ओर से आपत्ति भी ठहराई गई है और मांग भी इन्होंने की है कि जल्द से जल्द पदों को भरा जाए और ओपीएस भी इनके लिए बहाल होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आना चाहेंगे, ये क्लास 3 की भर्तियां हैं, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से दावा हो रहा है कि अब राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है और जल्दी ही ये भर्तियों की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी जब तक भर्ती परीक्षा करवाने के लिए एजेंसी ही हायर नहीं की गई है। और अब तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी प्रणाली लागू की जाएगी। तो सीबीटी प्रणाली लागू करने के लिए एजेंसी हायर करना जरूरी है। इससे पहले टेंडर करवाया भी गया था, 2 कंपनियों ने आवेदन भी किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि फिर ये टेंडर पूरा नहीं हो पाया। अब यहाँ प्रस्ताव राज्य चयन आयोग की ओर से सरकार को भेजा गया है और इस प्रस्ताव में 2 परमिशंस मांगी गई है। पहली परमिशन तो ये कि रीटेंडरिंग कब करवानी है या नहीं करवानी है, और दूसरी परमिशन ये है कि जब तक रीटेंडरिंग का सिलसिला पूरा नहीं हो जाता है, यानी कि टेंडर प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती है, तब तक टीसीएस को ही ये काम दे दिया जाए। दरअसल टीसीएस ऐसी कंपनी है जो कि बाकी एजेंसीज की भी परीक्षा करवा रही है और तो और इनके पास ऑनलाइन नोट्स भी है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा क्लास 3 की भर्तियां करवाना। और सीबीटी मोड पे सीबीटी प्रणाली का क्योंकि अब इस्तेमाल होना है तो ये एजेंसी बेहतर रहेगी, सुझाव राज्य चयन आयोग की ओर से दिया गया है। अभी सरकार पर निर्भर करता है कि क्या मंजूरी उनकी ओर से दी जाती है। जो दोनों परमिशंस मांगी गई हैं इस पर क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स सरकार की ओर से सामने आता है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन एक राहत की खबर अभ्यर्थियों के लिए जरूर है कि शुरुआत एक तरह से भर्तियों की हो चुकी है, क्योंकि पहले कोई भी कदम यहाँ एजेंसी को हायर करने पर भी नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन अब प्रस्ताव भेज दिया गया है, राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है चयन आयोग की ओर से, और अब इसमें देखना होगा कि रीटेंडरिंग करवाने के लिए ही कहा जाता है। और अगर ये रीटेंडरिंग करवानी भी होगी तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में ही टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, परेशान हैं और बहुत सारे युवा तो डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं क्योंकि रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में शुरुआत एक तरह से हो चुकी है और जो भी बिल्कुल सरकार की ओर से परमिशन को लेकर रिस्पॉन्स आता है, जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, बड़ा मामला और काफी ज्यादा गरमाया हुआ मामला है। जब राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव हुआ था विधानसभा में, तो उसके बाद जो बागी नेता थे उन पर केस दर्ज कर दिया गया था। ये कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की ओर से बालूगंज थाना में शिकायत की गई थी कि आखिरकार बागी किसके पैसे पर उस वक्त पल रहे थे। ऋषिकेश भी वो लोग गए, बाकी जगहों पर भी घूमे, 5 स्टार होटल्स में रहे, किसने ये खर्चा उठाया है इसकी छानबीन होनी चाहिए। और उसके बाद लगातार बालूगंज थाना में पूछताछ के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिनके नाम इसमें शामिल है। आशीष शर्मा जो कि पूर्व निर्दलीय विधायक हैं, आज फिर इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा को भी बुलाया गया था जो कि चैतन्य शर्मा के पिता हैं। पूछताछ इन दोनों से की गई है, तकरीबन 1.25 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड के एक बड़े भाजपा नेता हैं, इन्हें भी पूछताछ के लिए लाया गया था। अब इस पूरे मामले में पुलिस सही से नाम नहीं बता रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए बड़े नेताओं का नाम लेने से कहीं ना कहीं पुलिस भी बच रही है। जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक सिलसिला ऐसा ही रहेगा, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन एक तरह से नामों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। बाकी भी क्योंकि बड़े भाजपा नेताओं का इसमें नाम आ रहा है। जो उत्तराखंड के बड़े भाजपा नेता हैं, इन्हीं की ओर से 5 स्टार में ऋषिकेश में उन्हें ठहराया गया था। इनका रहना
और उठना बैठना खाना पीना सब कुछ इनकी ओर से ही मैनेज किया गया था, ये जानकारी सामने आई है। अभी पूछताछ हो रही है, साक्ष्य पुलिस की ओर से जुटाए जा रहे हैं और इतना ही पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूछताछ हुई है, अभी फाइनल अपडेट इसे लेकर नहीं दी जा सकती है। जब तक पूछताछ खत्म नहीं होती है या जो आरोप कांग्रेस विधायकों की ओर से बागियों पर या कुछ भाजपा नेताओं पर लगाए गए हैं वो सही साबित नहीं होते हैं, तब तक इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सही मायने में इसमें आरोपी कौन है या फिर सच में यहाँ षड्यंत्र रचा गया था सरकार गिराने के लिए और इसमें कौन कौन फिर शामिल थे। तो अभी आज की अपडेट इतनी ही है कि बालूगंज थाना में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 1.25 घंटे तक पूछताछ हुई है, जिसमें एक बड़े भाजपा नेता थे उत्तराखंड के, दूसरे पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा थे और तीसरे चैतन्य शर्मा के पिता थे राकेश शर्मा। देखिए, जिला मुख्यालय नाहन में आज बड़ा हंगामा मचा है और कारण इसका यह है कि एक व्यक्ति की ओर से कुछ पोस्ट साझा की गई सोशल मीडिया पर जिसमें वो मवेशी को मार रहा था। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और यहाँ तो वैसे भी गाय को माता के तौर पर पूजा जाता है, गौ माता हम उसे कहते हैं। और ऐसी ही कुछ पिक्चर्स इस व्यक्ति की ओर से साझा की गई थी, जिसके बाद नाहन के लोग काफी ज्यादा रोष में आ गए। हालांकि जो व्यक्ति है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का बताया जा रहा है और जो घटना को इसने अंजाम दिया है, मवेशी को जो इसने मारा है वो भी सहारनपुर में मारा है। लेकिन पिक्चर शेयर करने पर ही नाहन के लोग काफी ज्यादा भड़क गए, भड़के कुछ इस कदर कि जो व्यक्ति था इसकी दोनों दुकानों के ताले तोड़ दिए, जितना भी सामान था बाहर फेंक दिया। और जब लोगों का रोष उसके बाद भी शांत नहीं हुआ तो ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंच गए, इनकी ओर से नारे लगाए गए। जब जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मिलने इनसे नहीं आए तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। कुछ देर बाद हालांकि पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त ने मिलकर इन्हें समझा लिया था और यह भी कहा कि उचित कार्रवाई व्यक्ति के खिलाफ होगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला ये व्यक्ति है, मूल रूप से वहीं का है, लेकिन जो पिक्चर इसने साझा की है वो काफी ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली है हिमाचल प्रदेश के लोगों को और उसी का रोष निकाला गया है इन लोगों की ओर से। और इनका यह भी मानना है जब तक इस व्यक्ति के ऊपर बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा ये शांत नहीं बैठने वाले हैं। देखिए, कमलेश ठाकुर के टिकट को लेकर बड़ा बवाल मच गया है, चर्चाओं का शोर है और यहां डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समर फेस्टिवल के दौरान जब हमने ये सवाल किया था कि अब तो विधानसभा में दोनों बैठेंगे, एक ही परिवार के 2 सदस्य होंगे, तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि वो नहीं चाहते थे उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़े, लेकिन हाईकमान की ओर से निर्देश जब जारी हुए तो उन्हें वो टाल नहीं सके। इसके अलावा देहरा के स्थानीय लोग, पंचायतों के प्रधान, बाकी के जो पदाधिकारी या प्रतिनिधि थे पंचायतों के, वो चाह रहे थे इस बात को कि कमलेश ठाकुर ही वहां से चुनाव लड़े। तो अब इस पर उन्होंने भी सहमति जता दी है और एक तरह से टिकट फाइनल हो गया है। हालांकि 21 जून को तो कमलेश ठाकुर अपना नामांकन भी भरने जा रही हैं, लेकिन ये बात उन्होंने क्लियर की है। मुख्यमंत्री का ये कहना था वो पहले नहीं चाहते थे, उन्होंने इनकार भी किया, लेकिन जब हाईकमान ने दबाव बनाया तो उन्होंने बात मान ली है। लेकिन इस सबके बाद अब क्या चर्चाओं का शोर है, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है क्योंकि देहरा में बगावती सुर उठ गए हैं। आज डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से एक मीटिंग बुलवाई गई थी, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये बैठक की, जिस बैठक के बाद वो रोए भी, उन्हें चक्कर भी आ गया और साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर उन्हें कुछ होता है, हार्ट अटैक आता है या पुणे में उनके बच्चों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री सुक्खू होंगे। 2 बड़े आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री पर और बाकी मंत्रियों पर लगाए हैं कि 9 घंटे तक उन्हें ओक ओवर, जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर किडनैप करके रखा गया और उसके बाद फिर धमकियां भी दी जा रही हैं मंत्रियों की ओर से कि उनके कारोबार को बंद करवा देंगे अगर इन्होंने बगावत की। लेकिन चेतावनी उल्टी यहां पर डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी कांग्रेस को दी है और उनका ये कहना है कि अभी भी समय है कांग्रेस के पास, या तो उन्हें टिकट दे दे या फिर मजबूरन उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो लाजमी सी बात है वोट्स डिवाइड होंगे, कांग्रेस को उसका नुकसान पहुंचेगा। और दूसरी ओर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है भाजपा के, जो कि होशियार सिंह है। तो कैसे अब इस डैमेज को कंट्रोल करती है कांग्रेस की सरकार, ये देखना काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं कि 9 घंटे तक ओक ओवर में किडनैप किया गया राजेश शर्मा को, और उसके बाद दूसरा आरोप ये भी लगा दिया जाता है कि मंत्री ये धमकी दे रहे हैं उनका कारोबार बंद कर दिया जाएगा पेशे से, क्योंकि ये डॉक्टर हैं। तो अब इसे किस तरह से कांग्रेस सरकार देखती है, मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन आता है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन बगावती सुर तो उठ ही गए हैं और अब ये नुकसान कैसे संभालती है कांग्रेस की सरकार, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। एनटीटी भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इसमें मापदंड जो तय किए गए हैं उसके मुताबिक आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी चांस देने की बात हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स इसके लिए
काफी कम रुचि दिखाने वाली है। कारण उसके क्या है? एनटीटी भर्ती एक तो आउटसोर्स माध्यम से हो रही है। हालांकि 6297 सरकारी स्कूलों में की जा रही है, पिछले कल ही मंजूरी मिली है, लेकिन आउटसोर्स माध्यम से जब भर्ती होगी तो आउटसोर्स एजेंसी इसमें हायर की जाएगी। 10,000 करीब इनका वेतन है। और जब आउटसोर्स एजेंसी हायर की जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो मैन पावर को उपलब्ध करवाएं, तो अब एजेंसी रखी जाएगी तो एजेंसी की फीस अलग से जाएगी। तो ये भी नहीं कह सकते कि 10,000 रुपए भी पूरे यहां पर इन कर्मचारियों को मिलने वाले हैं, यानी कि जो प्री प्राइमरी टीचर्स होंगे। और ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर जो कि आउटसोर्स भर्ती के बिल्कुल विपरीत है, तो आखिरकार क्यों ही इसमें ये रुचि दिखाएंगी, ये अभी इस वक्त का बड़ा सवाल है। हालांकि हो भी सकता है बाद में कुछ एक आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से इंटरेस्ट दिखाया जाए, लेकिन जहां भर्ती आउटसोर्स माध्यम से हो रही हो, वेतन भी खाली 10,000 हो और उसका मिलना भी पूरा तय ना हो, तो यहां पर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। फिलहाल जो महिलाएं 15,000 के करीब हैं, एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रही हैं, वो इसमें एक शिकायत जरूर कर रही हैं कि एनसीटीई की गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। 2 साल का डिप्लोमा उसमें अनिवार्य है, जबकि इन महिलाओं के पास 1 ही साल का डिप्लोमा है, तो अतिरिक्त ब्रिज कोर्स इन्हें करना पड़ेगा, उसमें समय और ज्यादा जाया होगा। ना तो वो महिलाएं खुश हैं जो एनटीटी का डिप्लोमा करके बैठी हैं, क्योंकि महज उनके पास 1 साल का डिप्लोमा है और अब सरकार कह रही है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस इसमें फॉलो करनी है। दूसरी ओर जिन आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्राथमिकता देने की बात हो रही है, वो वैसे ही वेतन सुनकर कतरा गई हैं। केवल 10,000 मिलेगा और वो भी पूरा मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहां आउटसोर्स एजेंसी हायर की जा रही है। जब बीच में कंपनियों को हायर किया जाता है तो अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि पूरा वेतन नहीं मिल रहा है या कंपनी बीच से ही कुछ एक वेतन कर्मचारियों का खा गई है। ऐसा पहले बहुत बार हुआ है, इसलिए सोच समझकर ही अब यहां महिलाओं की ओर से कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा, ये हम कहकर चल सकते हैं। अंतिम खबर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर देना चाहेंगे, क्योंकि वित्त विभाग से इसकी परमिशन शिक्षा विभाग को मिल गई है। हालांकि देखिए, एक बात ये भी है कि कैबिनेट में ये मामला जाएगा, लेकिन कैबिनेट में ले जाने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार हो रहा था और अब ये मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में मामला ले जाया जाएगा। हाल ही में हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला आया था, उसके बाद हो सकता है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरने की मंजूरी भी सरकार की ओर से दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे रिक्त पद चल रहे हैं अभी सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स के। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।